50 पेज से ज़्यादा का बड़ा कानून है। इसको एक एक लाइन को हमने पढ़ने की कोशिश की, इसमें कैसे आपको दिन नहीं मिल सकते, वो पूरा प्रोग्राम है। कैसे नहीं ले सकते, सरकार तय करेगी कहाँ चलाएंगे कहाँ नहीं चलाएंगे, बजट तय करेगी, मानक दिवस तय करेगी, हर एक चीज़ में। और वो धाराओं को मैं गांव में जब ये केवल बात करते हैं कि हम 125 दिन की बात कर रहे हैं, 125 दिन वाकई में जुमला, और हम एक एक धारा को लेकर हम समझाने की कोशिश करते हैं गांव में कि ये धारा क्या कह रही है, कौन सी धारा में कह रही है केंद्र सरकार कैसे काम को नहीं देगी, कहाँ तय करेगी, कैसे हम कैसे हम रोक सकते हैं, दिखाना उस तरफ भी दिखाना, कैसे इस धारा से हम काम नहीं देने का बना सकते हैं प्रोग्राम, ये उन्होंने तय किया। और एक एक धारा नंबर से हमने लिखा है कौन सी धारा क्या कहती है। राज्यों को 40%, केंद्र का 60%, पहले पूरा 100% मजदूरी केंद्र से आती थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि खड़गे साहब, राहुल जी 20 साल पहले जनता की इच्छा और आपकी रुचि, आपकी हिम्मत से ये कानून आया और पूरे पार्लियामेंट में सबने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कानून को स्वागत किया। और अब जो हुआ वो आप देख सकते हैं कितना फटाफट ऐसे कि अभी कुछ और नहीं हो जाए, फटाफट इसको खत्म कर दिया। तो हम आज लड़ने के अलावा हमारे आगे पास क्या करेंगे, थोड़ा सा तो आगे मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जनता भी साथ दें और जो पार्टी है वो भी साथ दें। हर राज्य के राजधानी में जिस दिन नरेगा का जन्म हुआ 2 फरवरी को, उस दिन बड़ी कोई एक महापंचायत नरेगा की जाए, तो वो एक संभावना है। 26 जनवरी की ग्राम सभा में जाके हम प्रस्ताव लिखवाएं कि हमें मनरेगा वापस लाओ, और इस किस्म के कार्यक्रम हमें बनाने पड़ेंगे। हमें काम मांगो अभियान जैसा चलाना पड़ेगा, हम मांगे काम दो तो सही। अभी इन्होंने ये हल्ला गुल्ला होने से अभी इन्होंने कहा 6 महीने तक और ये आपका चलेगा, तो अभी ये हर बार इनको डर लग रहा है कि ये हवा बनने से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमें सबको लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से गरीबी रेखा है हमारे लिए जीने की रेखा है नरेगा, और उसको वापस लाना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि पार्टी अगर साथ देती है तो हम पूरे देश में, आज ये यहाँ हर राज्य के लोग हैं इसी मंशा से आए हैं कि आप हमारा साथ दें और हम आपके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ें और इस मनरेगा को वापस लाएं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मनरेगा नहीं है तो ये जीवन नहीं है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ये ठेकेदारों के हाथ में पहुंचाने का तरीका है। सरकार चाहती है कि बड़े बड़े ठेकेदार बड़े बड़े ऐसे आ जाएं, आपकी पंचायत के अलावा कहीं ले जाएंगे मजदूरों को। इसमें लिखा है बेशर्मी से 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रोकेंगे। ये सब धारा लिखी हुई, तो मतलब आप हद है, कुछ भी कह सकते हो क्या। तो ये पूरी इस प्राइवेट सेक्टर की गोद में जाने वाली है मनरेगा। तो हम सबको लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं बात करूँगी नरेगा की कि जब 2005 में ये कानून बना था, उससे पहले जब महिलाओं की स्थिति पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँगी कि खास करके जो एकल महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं और जो शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएं और बुजुर्गों की बात करूंगी कि महिलाओं के नाम पे कोई उनके नाम पे अकाउंट नहीं होता था, कोई उनके पास पैसा नहीं होता था। लेकिन जब 2005 में हमारा नरेगा आया और 2006 में हमारे हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई, तो उससे मैं मतलब महिलाओं का एक तो अकाउंट खुले उनके नाम से, उनको बैंक का पता नहीं था कि बैंक भी कोई चीज़ होती है। अकाउंट खुले और महिलाओं हाथ में पैसा आया, और वो महिलाएं उस पैसे से सिर्फ उन्होंने अपने ऊपर नहीं खर्च किया, अपनी बेटियों को जो कि पढ़ाई से छूट जाती थी, उन बेटियों को जो वो आगे पढ़ाया और उनको एक सम्मानजनक जिंदगी जो है वो जीने को मिली, महिलाओं को, बुजुर्गों को। और महिलाओं को क्योंकि काम के लिए अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो एक बहुत कम कृषि है लोगों के पास, और लोग जो वो काम की तलाश में वो बाहर जाते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे। लेकिन नरेगा जब से आया तब से जो है वो लोगों का पलायन रुका,
और पलायन भी रुका, और साथ में लड़कियों की जो शिक्षा है वो भी बढ़ी, और जो बुजुर्ग जिसको हम लोग बोलते थे कि 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग थे वो अपने बेटों के ऊपर आश्रित रहते थे, लेकिन जब वो मनरेगा में काम करने लगे तो उनके हाथ में भी पैसा आया। तो बस मैं यही कहूँगी कि मनरेगा सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि हम महिलाओं को एक आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने का भी एक जरिया है, और मनरेगा को हम लोग जो वापस ला के रहेंगे। जिंदाबाद। 15 साल पहले मैं दिल्ली में ही एक माइग्रेंट वर्कर था, और 15 साल पहले मुझे मनरेगा की जानकारी मिली थी दिल्ली से, और मैं दिल्ली से वापस बिहार चला गया ताकि मैं इस नरेगा के बारे को समझ सकूं अच्छे से। और वहाँ जाते ही मैं एक मोबिलाइजेशन शुरू किया, मैं लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया कि आपके लिए मनरेगा कानून है और हम दिल्ली पंजाब हरियाणा दौड़ रहे हैं, सो क्यों ना हम इसी में ट्राई करें, काम करें। और हमने शुरू किया ये आंदोलन चलाना वहाँ पे। लगभग 1 सालों तक हमने चलाया वहाँ, और 1 सालों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष इस आंदोलन में शामिल हुए और वो काम लेने में सफल हो गए, उनको काम मिलने लगा मनरेगा के तहत। और यह देख देख के आसपास के बहुत सारे लोग की एक बड़ी संख्या जुट गई, संघर्ष बढ़ता गया, धीरे 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 संघर्ष बढ़ता गया। और कुछ सालों में मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली आसपास के कई जिलों में तो 20,000 मजदूर एक एक डिस्ट्रिक्ट में जमा हो गए मनरेगा के तहत काम करने के लिए। तो अब उसके बाद सरकार का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को काम नहीं दे सकते, आपने बहुत बड़े संख्या मोबिलाइज किया है, हमारे पास इतनी काम नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन जारी रखा और फिर सरकार को मजबूर किया। ये 2016-17 की बात बता रहे हैं, जब एनडीए सरकार थी। उसके बाद हम लोग लंबे समय तक धरना पे बैठे रहे मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर में। फिर सरकार को झुकना पड़ा, उनको काम देना पड़ा, काम दी। और जैसे जैसे हमारे संघर्ष के दिनों की संख्या बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी संख्या भी बढ़ती गई, मोबिलाइजेशन बढ़ता गया। हजारों गांव, सैकड़ों गांव ऐसे करके लोगों की संख्या बढ़ते गए। और अभी संघर्ष तो 15 सालों से मुजफ्फरपुर में आसपास में चल रहा है, लेकिन नया संघर्ष जो अभी शुरू हुआ मुजफ्फरपुर में, 20,000 से प्लस महिलाएं पुरुष मनरेगा के लिए इस वक्त आंदोलन कर रही है मुजफ्फरपुर में काम करने के लिए। जो 15 साल में पहला ये हमारे अनुभव में है, पहला आंदोलन अभी चल रहा है। आज 21 दिन हुए, आज भी मुजफ्फरपुर में धरना जारी है, 21वां दिन है। तो 15 वर्षों में पहली बार हम 21 दिनों तक सिर्फ काम मांगने के लिए धरना करा रहे हैं। वैसे धरना करते थे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिनों का, और काम मिलता था लोगों को और लोग घर चले जाते थे। लेकिन इस बार 21 दिनों से मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई है जाके हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और सरकार को बोल रही है हमें आप काम दो, आप बीबी जी राम जी लाए हो उसके तहत ही दो, लेकिन दो। लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल दिखाने के लिए कुछ पंचायतों को काम दे दिया गया और बाकी जगहों पे वैसे के वैसे लोग चल रहा है। धरना आज भी जारी है। मुझे लगता है कि मनरेगा जैसे मुजफ्फरपुर में पिछले 15 वर्षों में हजारों महिलाएं पुरुष इकट्ठे हुए हैं, और भी राज्यों में हुए हैं। हम देख रहे हैं बहुत अलग अलग राज्यों में एक संघर्ष चला है और ये काम में जागरूकता आई है। सिर्फ काम के लिए नहीं है मनरेगा, मनरेगा था एक जरिया जागरूक होने के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े होने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, सिर्फ मनरेगा में काम करने के लिए नहीं। क्योंकि आज मुजफ्फरपुर में जो 21 दिन से वो महिला बैठी हुई है धरना पर, जिसको हम अंतिम व्यक्ति बोलते थे, मनरेगा में मिट्टी उठाने वाले को, टोकरी उठाने वाले लोग अंतिम व्यक्ति हम लोग बोलते थे, आज वो सरकार से जवाब मांग रही है 21 दिनों से, और आगे भी शायद जारी रहेगी उनकी धरना। तो मनरेगा मुझे लगता है कि बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुटता बनानी होगी और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा, और हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। आंदोलन जारी है, एक तरह से शुरुआत है, जगह जगह पे ये आंदोलन हो, और हम सभी आपके साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं, ताकि ये आगे काम बढ़े। धन्यवाद साथियों। जब मनरेगा 2006 से हम इस लड़ाई में हमारी संगठन रही है, इस संगठन में मैं रहकर काफ़ी हमने काम किया है। और सबसे पहले तो ये कहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब पूरा देश में मनरेगा की
जब यात्रा चल रही थी उस समय जब सरगुजा में छत्तीसगढ़ सरगुजा में जब यात्रा आई, उस समय इस यात्रा के दौरान बलरामपुर में एसपी ने हमें लाठीचार्ज कर दिया था। हमने डंडा खाया था इस कानून को लाने में, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पर जब कानून बनी तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ से जो पलायन रुकी हुई थी, गांव में महिलाओं को वो काम मिल रहा था, गांव में किसानों का खेत बन रहा था, तालाब बन रहा था, आजीविका का काम हो रहा था, इस तरह का काम हो रहा था। समय पे मजदूरी भुगतान मिल रही थी। ऐसे इस कानून में बहुत अच्छा एक प्रावधान था जो हमको जो कानूनी हक अपना मिल पा रहा था। वो कानूनी हक आज छिना के बीबी जी राम जी में बदल रहा है। साथियों, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस लड़ाई जो हमारा जो पहले रोजगार गारंटी का कानून का जो नियम था वो कानून पुनः लागू हो, इसलिए हम छत्तीसगढ़ से हम इस छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन इस लड़ाई को दिल्ली में पहुंचाने आई है कि पहले जो हमारा कानून था वो यथावत रहे। इसलिए साथियों, हम इस लड़ाई में शामिल हुए हैं और हमको रोजगार गारंटी का पुराना कानून चाहिए। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम हर दो, हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। और हम नारे से ही शुरू करेंगे जो हमारा कोर नारा है, अभियान का नारा है, हर हाथ को काम दो, हर हाथ को काम दो। सर्वप्रथम मैं आज इस देश की राजधानी धरती से उन दो महान लोगों को समर्पित श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं जिन्होंने नरेगा के लिए शहादत दी है। 2008 में एक इंजीनियर हमारे साथ काम करते थे, ललित मेहता। वो सोशल ऑडिट के क्रम में उनको ठेकेदारों ने बहुत बेरहमी से मार दिया था और उनका जो शोक सभा हुआ था तो माननीय सोनिया गांधी ने भी उनके शोक संदेश भेजा था। और 2011 में नियामत अंसारी की इसी तरीके से नरेगा के करप्शन के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको भी बेरहमी से पीटा गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। सभी लोगों को मालूम है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, ये एक लंबा चौड़ा सा नाम है, किसी के जेहन में जल्दी याद नहीं आएगा। लेकिन 15 दिसंबर से लेकर के लगातार इसको हम लोग नज़दीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे इसको लेकर के काफ़ी शंकाएं हैं और लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित इस मायने में है कि जो हमारा मनरेगा एक मांग आधारित काम था वो अब आपूर्ति आधारित हो गया। मतलब अब सरकार की मनमर्जी पर चलेगी कि लोगों को काम देगा कि नहीं देगा। तो एक तरीके से इसको समझा जाए कि ये केंद्र प्रायोजित स्कीम बन करके रहेगी, तो वो बड़ा एक खतरा है। उसी तरीके से नरेगा के समय एक बहुत बहस चला था कि उस समय भी ये प्रयास हो रहा था कि मनरेगा वहीं चलेगा जहां केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी, लेकिन अंततः लड़ करके उसको बदला गया और एक सार्वभौमिक हुआ। मतलब पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह पे नरेगा चला। ये लड़ाई के बल पर हम लोगों ने उस समय मनवाया था। लेकिन वापस ये जो नया कानून आ रहा है उसको कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जहां चाहेगी, जिन पंचायतों में, जिन प्रखंडों में, जिन जिलों में, वहीं पे आपका योजना चलेगी। तो ये एक तरीके से लोगों को काम के अधिकार से वंचित करने की दिशा में पुनः ले जाया जा रहा है, जब हम काम के अधिकार की दिशा में एक बढ़े हुए थे। उसी तरीके से एक बड़ा खतरा है जो आपका 60 दिन का स्विच ऑफ पीरियड है। मतलब कृषि के चरम मौसम में, उदाहरण के लिए मान ले 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक यदि राज्य सरकार नोटिफाई करती है तो ये झारखंड जैसे और उन सारे गरीब राज्यों के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा है 2000 से लेकर के अभी तक का झारखंड में 33 ऐसे मौत रिकॉर्ड किए गए हैं जो स्टारवेशन डेथ है, और ये स्टारवेशन डेथ यही जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच का है। चूंकि एक बहुत बड़ा तबका भूमिहीन है जिसके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, और वो भूमिहीनों के लिए वो नरेगा ही एकमात्र ऐसा सोर्स रहता है उस समय जो लोग काम कर रहे हैं अपने परिवार का
पालन पोषण करते हैं, जीविका बचाते हैं। तो जो भूमिहीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, वो इलाका वैसे ही पलामू इलाका आपका जमींदारी शोषण का इलाका रहा है। स्वामी अग्निवेश ने वहीं से बंधुआ मजदूरों का 1976 में आंदोलन चला करके कई लोगों को छुड़ाया था। तो वापस हम स्विच ऑफ पीरियड लगा करके उन्हीं जमींदारों के खेत में मजबूर कर रहे हैं कि तुमको उन्हीं के जगह पे जा करके 2 किलो अनाज में दिन भर काम करना होगा, सुबह 6 बजे 5 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक। तो ये वापस जमींदारों के हाथ में लोगों को सौंपा जा रहा है कि आप उन्हीं के इसमें काम करिए। उसी तरीके से एक बड़ा खतरा ये भी है कि जो आपका तकनीक है, अभी हमारे साथी ने बताया, ये पूरी तरह फेलियर है। पहले से ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गरीब राज्यों को वंचित रखे हैं। मैं तो दिल्ली भी आता हूं, जब भी हम लोग NMMS और आधार पर यहाँ सरकारों को समझाने आए हैं, सेक्रेटरी के जो दरवाजा है वहां का मैंने स्क्रीनशॉट उनको समझाया था, भेजा, मतलब बात किया था कि आपके दरवाजे पर जो इंटरनेट काम नहीं करता है दिल्ली की राजधानी में, आप झारखंड का वो बूढ़ा पहाड़, वो आपका चाईबासा, वो आपका गुदड़ी कहाँ से आपका काम करेगा। तो इस बात को आज भी टेक्नोक्रेट्स लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। बहुत चिंता की बात है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से हम अब कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिए। पहले वैकल्पिक था, तो अब लड़ने का भी रास्ता बंद हो रहा है। अंत में मैं यही बोलूँगा कि राज्यों को जो अपना 40% लगाना है, ये ऐसे गरीब राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होगा। कई लोग सरेंडर कर देंगे, मतलब नहीं लगा पाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो पूरा कार्यक्रम एक तरीके से चौपट हो जाएगा। मैं तो झारखंड को देख रहा हूँ, 136 करोड़ जो उनका रॉयल्टी है, पिछले 2 सालों से सरकार रो रही है, वो दे नहीं रहे हैं। आपका 15 फिनांस कमीशन का पैसा झारखंड को 2 सालों से रोक के रखा है, पेयजल मिशन का भी रोक के रखा है। तो तंग करना है तो बहुत सारे रास्ते निकाल लेंगे और खुद ही मजदूर को थका देंगे और कहेंगे कि हमको इस तरह का काम नहीं चाहिए। तो फिर इसको भी बंद करने के लिए उनका रास्ता बहुत आसानी होगा। तो यही मैं संभावनाओं को देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते जाएंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यह जो मनरेगा 2005 में पारित होकर के 2006 से 2 फरवरी से लागू हुआ था, और शुरुआती दौर से ही हम लोग इस कानून को लाने में और जमीन पर दिन रात उतारने में लगे हुए थे। इसी दौरान 2008 में हमारे साथ नज़दीक से काम करने वाले एक इंजीनियर ललित मेहता की ठेकेदारों ने, प्रशासन ने मिल करके बहुत ही गंभीर तरीके से उसको चेहरा कुचल करके मार दिया था। उसको इस मंच से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस संघर्ष के अगले साथी के रूप में नियामत अंसारी झारखंड के लातेहार जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी मैं इस मंच से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मनरेगा की बात तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, उसकी 20 साल का सफ़र किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आने वाला जो वीबी ग्राम जी कानून लाया गया है, उससे जो खतरे हैं उसको लेकर के मैं यहाँ पे मुद्दों को हाईलाइट करना चाहूँगा। मुद्दा ये है कि मनरेगा को ख़त्म करके नया एक केंद्र प्रायोजित स्कीम लाया जा रहा है। वह मांग आधारित नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार की पूरी मनमर्जी से चलेगा कि कौन सा ब्लॉक में, कौन सा पंचायत में, कौन सा जिला में, कौन सा राज्य में चलेगा, ये केंद्र से नोटिफाई होगा, वहीं पे सिर्फ चलेगा। तो मनरेगा देश के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू था, लेकिन अब नए स्कीम में ये जहां नोटिफाई करेंगे सिर्फ वहीं के मजदूरों को, वहीं पे ग्राम सभाओं को, वहीं पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आपका थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरी बात है कि यह जो कानून लाया गया है वो 60 दिनों का जो स्विच ऑफ पीरियड है, उसको उदाहरण के लिए मान ले रहे हैं कि झारखंड में यदि 15 जून से 15 अक्टूबर तक यह स्विच ऑफ पीरियड रहेगा, तो वो स्विच ऑफ पीरियड गांव के भूमिहीन गरीब दलित आदिवासियों के लिए बहुत ही संकट का समय होता है। और झारखंड में तो मैं पिछले 20 साल का रिकॉर्ड रखा हूं, आपका हर एक साल कोई ना कोई जिला, कोई ना कोई ब्लॉक, कोई ना कोई क्लस्टर आपका सुखाड़ और अकाल का दंश झेलता है। अब ऐसे समय में ये मनरेगा लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करता था, लेकिन अब उस समय यदि वो स्विच ऑफ पीरियड रहेगा तो उनको तो बहुत ही मुश्किल होगा, नंबर 1। नंबर 2,
झारखंड के वैसे इलाकों में जहां पे 15% दलित मजदूर हैं, जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, भूमिहीन है, ऐसे तमाम लोग सदियों से शोषण के शिकार हुआ करते थे मनरेगा के पहले। तो मनरेगा के पहले उनको मात्र 1.5 किलो या 2 किलो मोटा अनाज मिलता था, मकई जैसा, और सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जमींदार के खेत में काम करते थे। लेकिन मनरेगा आने के बाद सीधा महिलाओं ने चैलेंज किया। मुझे आज भी याद है, सुनीता देवी, बिमली देवी, आशा देवी, उन्होंने अपने झारखंड का पलामुआ भाषा में बोला कि तोर खेत में कमाइबो तो तू हमरा 1.5 किलो 2 किलो बनी देबे, और हम नरेगा में कमाइबो तो हमरा 86 रुपया मिलता हो, तो हम नरेगा में कमाइबो तोर खेत में नहीं कमा जीबो। तो ये उन्होंने चैलेंज किया ऐसे जमींदारों को। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, और वो चैलेंज पूरा झारखंड के लिए एक माइलस्टोन बना है। वैसे ही टास्क रेट को कम करने के लिए भी इसी तरीके से इंजीनियर लोगों के साथ में लड़ाई लड़ करके उन्होंने सफलता हासिल की। राज्य का जन सुनवाई में एक डीडीसी सफाई देता है कि सबका कोई भुगतान बकाया नहीं है। महिला मजदूरों ने आकर के कहा कि डीडीसी साहब, आप इतना बढ़िया बढ़िया जो है मंच पे बोल रहे हैं ना, उस दिन आपको पंचायत से लेकर के जिला तक आपको बताए हैं, कहाँ 300 मजदूरों का आपका भुगतान हुआ है। तो ऐसा ये बार्गेनिंग पावर बढ़ा था। लेकिन नया कानून में ये सब की गुंजाइश कम हो गई है, ना के बराबर है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मैं तो पहले भी बोला हूँ कि जो झारखंड के प्रथम नरेगा कमिश्नर थे शैलेश कुमार साहब, वो अभी सेक्रेटरी में हैं। तो उनके दरवाजे पर मैंने स्क्रीनशॉट कर दिखा करके उनको दिखाया था। एनएमएमएस और आधार की बात पर हम लोग कर रहे थे। तो झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे सुदूर इलाके हैं जहाँ पे आपका सारंडा का क्षेत्र है, जहाँ पे आपका बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र है, वहाँ आपका नेटवर्क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, रिचार्ज भी नहीं है। ऐसे जगह पे कहाँ से आपका टेक्नोलॉजी आधारित काम होगा? तो ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि जो राज्यों के ऊपर में 40% बोझ डाला गया है 60-40 का, वो एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करेगा राज्यों के लिए, खासकर गरीब राज्यों के लिए, क्योंकि वो बियर नहीं कर पाएंगे और उसके बाद सीधा एक तरीके से नया वाला कानून के रूप में स्कीम खत्म हो जाएगा। मैं तो पिछला 3-4 सालों से देख रहा हूँ झारखंड में वहाँ का जो कोयल और माइनिंग का रॉयल्टी है 136 करोड़ रुपया, वो झारखंड सरकार गिड़गिड़ा रहा है लेकिन वहाँ नहीं दे रहा है। उसी तरीके से 15वां वित्त आयोग का भी 2 साल से झारखंड का पैसा बंद पड़ा है, वहाँ पंचायतों का पैसा भी नहीं आ रहा है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन का भी। तो केंद्र सरकार की पूरी तरह मर्जी चलेगी। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आपका मजदूर हैं, वो मजदूर का जो हक था, एक दिशा में हम लोग हर हाथ को काम और रोजगार की अधिकार की दिशा में बढ़ रहे थे, उसको अचानक से धराशायी कर दिया गया है। मैंने बहुत ही मार्मिक तरीके से एक संस्मरण लिखा है मनरेगा का, तो वो मैंने उसमें बहुत ही साफ लिखा है कि 1947 से 2005 तक नरेगा एक तरीके से काम का अधिकार संसद की कोख में पला बढ़ा और 2005 में उसका जन्म हुआ, लेकिन युवा अवस्था आने के पहले पहले ही उस युवा को मार दिया गया है। और ये देश के करोड़ों मजदूर, आज की तारीख में 26 करोड़ मजदूर उसमें रजिस्टर्ड हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक सदमे की घड़ी है। और हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं, लगातार कार्यक्रम जारी है, संकल्प लेते हैं कि नरेगा को हम वापस लाएंगे। और हमारे जो मंचासीन है उनके ऊपर भी पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको एक जन अभियान और आंदोलन का स्वरूप देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। नमस्कार। नरेगा या मनरेगा जो है, ये हिंदुस्तान के सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक था। एक ज़बरदस्त आर्थिक क्रांति थी ये, और उसको ख़त्म करने की कोशिश बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जब से ये सरकार आई, पहले दिन से ही आप सभी लोगों को याद होगा इन्होंने किस तरह से कहा था कि नरेगा के साथ क्या किया जाएगा, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक मजबूरी इनकी ऐसी थी कि धीरे धीरे इसको मारने की कोशिश की गई और फाइनली अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जो उसके कुछ आर्थिक पक्ष हैं, बस उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, ये जो है मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए जितने प्रभाव हुए, अगर आप देखें 2006 से इतना अद्भुत प्रभाव था, तो सिर्फ ये मजदूरों के लिए एक आर्थिक क्रांति नहीं थी,
इस देश के लिए एक आर्थिक क्रांति थी। अगर आप देखें, सबसे जो इम्प्रेसिव विकास दर रहा है वो कब रहा है? 6 से लेके 10-11 वाला जो पीरियड था, तो उसमें, और उसके बाद कुछ वैश्विक समस्याएं ऐसी आई कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ाने लगी, और उसके बाद फिर हमारे देश की एक जो आंतरिक समस्या हो गई, सरकार परिवर्तन, उसकी वजह से जो है, जैसा मैंने कहा, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो उस पीरियड में जब आप देखिएगा कि जो पूरा का पूरा आर्थिक गति का जो दर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही तेज था, और उसके पीछे मनरेगा का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो प्रथम बात जो मैं यहाँ पे रेखांकित करना चाहता हूँ वो ये है। दूसरा, आप ये देखते हैं कि जो मजदूरी का दर है, जैसे ये 2006 में शुरू होता है, मसलन आपको मैं एक राज्य का उदाहरण देता हूँ, बिहार, जहाँ पे काफ़ी फील्ड वर्क हम लोग करते रहे हैं। तो वहाँ पे जो मेल वर्कर्स थे नरेगा के पहले, उनकी मजदूरी की जो दर थी वो तकरीबन 30% कम, महिलाओं का उससे भी ज़्यादा। धीरे धीरे जो है 2-3-4 साल में जो है ये उनका जो भी वेज रेट है नरेगा के वेज से ज़्यादा चला जाता है। तो यानी कि फ्लोर वेज ही नहीं, इन्होंने मतलब एक तरह से फ्लोर वेज तो सेट किया ही किया, लेकिन उससे ज़्यादा उसको आगे बढ़ा के धीरे धीरे जो है आप ऐसी स्थिति ले जाते हैं जिसको अर्थशास्त्री कहते हैं कि कैसे लेबर मार्केट बहुत मजबूत हो जाता है। और उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, वो मनरेगा का था। तीसरा, जो महिला मजदूर जो हैं उनका जो सशक्तिकरण हुआ वो अपने आप में एक अद्भुत योगदान था। आप जितने आंकड़े देखेंगे, हमारे भारत सरकार के जितने आंकड़े आप देखिएगा, हर स्रोत से ये पता चलता है कि उस पर जो एक असर हुआ इस कानून का वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। चौथी बात, आर्थिक तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे पिछड़े जो हमारे आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो लोग थे, उनके लिए जो एक मजबूती आई थी उसमें जो प्रावधान थे, जैसे नरेगा में एक प्रावधान ये है कि आप अपने ज़मीन पे भी काम कर सकते हैं। जब उसमें संशोधन हुआ था तो उसमें जो है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे इतना उन लोगों को बल मिला, आर्थिक बल मिला। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को सजो के देखें तो इस तरीके की जो एक आर्थिक क्रांति जो नरेगा की वजह से आई थी, अब पूरी तरह से उसको दफना दिया गया है। जैसा मैंने कहा, मारने की कोशिश 14-15 से ही शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे ये करने के बाद, ठीक है, वो कोविड का आपने हवाला दिया कि उस पीरियड में जो है कैसे एक मजबूरी थी, तो और उस मजबूरी का कैसे नरेगा की वजह से ज़बरदस्त एक मुकाबला कर पाए हमारे देश के, खास करके वो लोग जो जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं, कोई बहुत मजबूत आर्थिक आधार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में इस तरह के कानून की बहुत ही ज़बरदस्त आवश्यकता है। मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण एक अधिकार के तौर पे मानता हूँ, और इसके जाने से जो होगा, रोजगार, मजदूरी, हर चीज़ पे ये नया जो इसको जो रिप्लेस कर रहा है, इसमें तो कहीं कोई अधिकार की बात ही नहीं है, और हर तरीके से उन सारी चीज़ों पे एक बड़ा हमला है ये। इसलिए ये मुहिम बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में भी हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान दुनिया में अकेला देश था जहां ये काम का अधिकार दिया गया। राइट टू वर्क जो है दुनिया के किसी और देश में नहीं था। अब आप सोचिए कि तकरीबन जिसको हम कहते हैं कि विकासशील देश, आर्थिक लैडर पे जो है जिसको थोड़ा कमजोर माना जाता है प्रति व्यक्ति आय इत्यादि की दृष्टिकोण से, उस देश में ये मुहिम जब लाया गया तो अपने आप में एक जबरदस्त रचनात्मक कंट्रीब्यूशन था, वो एक क्रांतिकारी
कंट्रीब्यूशन था और उसको आप वापस ले रहे हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों। हमारा पश्चिम बंगाल में आज 4 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम बंद है। हम ये लेके जब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में लगभग 3 साल ये केस लड़ने के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 1 अगस्त 2025 के बाद काम शुरू करना होगा। तो ये जो केंद्रीय सरकार है नरेंद्र मोदी, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब उस ऑर्डर को मान्यता दिया है उसके बाद ये नया वो बिल लेके चले आए हैं। मतलब ये जो सरकार है ये कानून को भी नहीं मान रहे हैं और हमारा भी हक छीन रहा है। ये एक तरफ जो ग्रामीण स्तर का जो मजदूर है उनका गला घोट रहा है। आज ये जो VBG रामजी बिल लाए हैं, इस बिल में इन्होंने कुछ कुछ कानून रखा है। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 125 दिन का काम मिलेगा। अरे जहाँ हमको 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है वहाँ पे 125 दिन का काम कैसे मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है हमको 125 दिन का काम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और ये हमारा पहले जो नरेगा है, नरेगा ये डिमांड बेस्ड वर्क है। हमको काम चाहिए तो काम मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये बजट बेस्ड वर्क किया है। बजट हो तो काम मिलेगा, बजट नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। और काम कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के हाथ में है, ये हम लोगों का हाथ में नहीं है। लेकिन ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्राम सभा का उल्लेख किया है, ग्राम सभा का उल्लेख किया है, फिर भी ये इन लोगों का हाथ में है क्या कहाँ काम होगा कहाँ नहीं होगा ये रखे है। और जो बात है बोल रहा है कि इसका जो नाम दिया है विकसित भारत VBG रामजी, विकसित भारत कैसे है? हमारा हमसे काम का हक छीन रहा है लेकिन नाम दे रहा है फिर विकसित भारत। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमको ये नया विकसित भारत VBG रामजी बिल नहीं चाहिए, हमको हमारा वही पुराना नरेगा चाहिए। अभी मैं 2 नरेगा के साथ ख़त्म करूँगा, तो सब साथियों जोर से बोलना, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हर हाथ में काम दो, काम का पूरा दाम दो, हर हाथ में काम दो, काम का पूरा दाम दो। बहुत बहुत शुक्रिया। कान खोल के सुन सरकार, MGNREGA एक्ट की फिर दरकार, कान खोल के सुन सरकार, मनरेगा की फिर दरकार, कान खोल के सुन सरकार, मनरेगा की आवाज फिर नहीं आ रहा है दरकार, थोड़ा आपका, कान खोल के सुन सरकार। मनरेगा की फिर दरकार। और MGNREGA एक एक्ट था, वो श्रमिक का एक आत्मा था, एक हुर्त था। और वो एक्ट में जितना भी श्रमिक लोग हैं वो अच्छा से जी पा रहे थे, और वो एक्ट में ऑफिसर लोग भी अकाउंटेबिलिटी थे। और वो एक्ट में 2005 में कांग्रेस सरकार लाया था। कांग्रेस सरकार को तो मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस सरकार जो एक्ट एक लाया है एकदम अच्छा एक्ट लाया था। और इस वो एक्ट के परिवर्तन में अभी बीजेपी सरकार लाया एक V रामजी एक्ट स्कीम है। और जो पहले था वो एक नियम था कि श्रमिक का एक अधिकार था, और श्रमिक का एक अधिकार था, महिला का एक अधिकार था। लेकिन अभी का जो रामजी जो एक स्कीम है, स्कीम आज तो कौन सा गांव में काम होगा, काल कौन सा गांव में काम होगा। पहले तो MGNREGA एक्ट में श्रमिक लोग C1 फॉर्म भर के पंचायत जाएगा, पंचायत में PO के देगा, PO लोग इसको C2 फॉर्म भर के तुम लोग 15 दिन का चिट्ठी करेगा कि तुम लोग वो साइड के गांव में जाकर काम करो। ऐसे एक नियम है, उसमें पेमेंट डिले होगा तो ऑफिसर लोग को फाइन पड़ने था। लेकिन इसको अभी बीजेपी सरकार खत्म कर दिया, खत्म नहीं इसको मर्डर कर दिया, गोली मार दिया। और हमारा V रामजी एक्ट हमको दरकार नहीं है। धन्यवाद। जिंदाबाद दोस्तों, मैं सईद फरहद जम्मू कश्मीर से। जो मनरेगा है, जो ये मनरेगा स्कीम है, ये हमारा लीगल राइट है। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई भीख नहीं है जो हमें मिल रही है, ये हमारा हक है। और इसके लिए ज़रूरी है जब तक एक वर्कर, एक मजदूर ये नहीं समझेगा
कि ये उसका राइट है और ये अगर है तो ये उसका जीवन है, ये नहीं तो जीवन मुमकिन नहीं। तो इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम भी जम्मू कश्मीर में अवेयरनेस कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा, ताकि जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो ना मिटाया जा सके। और अगर हम खामोश बैठ गए तो ये मिटाएंगे, ये आप लोग भी जानते हैं जो करते आ रहे हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और ये तब भी पॉसिबल है जब हम सभी हर स्टेट से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें कुछ लॉज का भी इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास RTI लॉ एज ए वेपन इस्तेमाल करना है, हमें अपना हक मांगना है, हमें अपना काम मांगना है। और अवेयरनेस के साथ साथ हमें चाहे कि जो अभी तक हमसे हुआ लूटा गया है हमारा हक, आपको पता है कि इसमें जो जब तक ये मजदूर को ये समझ नहीं आएगा कि जॉब कार्ड बिलोंग्स टू वर्कर नॉट टू कॉन्ट्रैक्टर, इसमें जो दलाल बैठे हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, और जो मजदूर होता है उसका जॉब कार्ड लिया जाता है, लेकिन नाम बाद में किसी और का आता है, उससे काम भी लिया जाता है, नाम किसी और का आता है। तो बहुत ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे इस पे काम करना, और करप्शन भी तभी ख़त्म होगा जब हम अपना हक जानेंगे और इस पे प्रैक्टिकली। लेकिन ज़रूरी है कि हर वर्कर को ये नहीं पता होता है। हमारे जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है कि बहुत सारों को मिसलीड किया जाता है और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो एजुकेटेड होता है उसको पता है कि इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन जो ठेकेदार बैठे हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और अब चूंकि आपको पता है इन्होंने नया बहाना ढूंढा है और इसका नाम ही चेंज नहीं, आम आदमी को पता लगता है कि ये सिर्फ नाम चेंज किया गया है, लेकिन उसको उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो देखेगा कि उसके अधिकार को ही ख़त्म किया जाता है। और पहले ये गारंटी थी, इनको देना ही देना था आपका काम, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा है। तो इस रिगार्डिंग ज़रूरी है जो हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अवेयरनेस कर रहे हैं, RTI लॉज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना हक मान रहे हैं। और जब तक ये जो वर्कर होगा उसको अपना ये समझ आएगा कि ये मेरा हक है, मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए उनका एंड करना है और वर्कर को अपना हुकूक देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में कहूँगा, नरेगा वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, नरेगा वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया फरहत भाई। जिंदाबाद, जय जगत, जय भीम। साथियों जोहार। साथियों, मैं धीरज काबर, राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच हरियाणा से, और हमने एक मोर्चा, शुक्र है कि कांग्रेस भी सेंसिटाइज हो गई है कि इस आंदोलन के लिए, क्योंकि हम 6 महीने से लगातार लड़ रहे हैं। वैसे तो 20 साल हो गए मुझे नरेगा में काम करते हुए, इम्प्लीमेंटेशन के दौर में। नरेगा इम्प्लीमेंट हो, नरेगा को इम्प्लीमेंट कराओ। 28 करोड़ लगभग जॉब कार्ड से वर्कर जुड़ा हुआ था, और अभी भी गुंजाइश है कि 5 से 6 करोड़ लोग और इस मनरेगा के कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो सकते थे। ये अभी भी है, और इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद इसको एक गंभीरता से कभी भी राजनीति में लिया नहीं गया। और हर गांव में, हर बूथ, अगर राजनीतिक भाषा में समझाऊं तो 90% बूथों पर मनरेगा के वर्कर रहते हैं, लेकिन मनरेगा को इग्नोर किया गया। 6 महीने से हरियाणा में, पंजाब में डुप्लीकेट काम के नाम के किसी और नाम से ये बंद कर दिया गया। और हम लगातार राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच मनरेगा बचाओ मोर्चा बनाकर, हमारे साथी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, महेंद्र जी, बलवान जी पानीपत से आए हैं, और साथी यूपी से विजय जी आए हैं। हमने मिलकर मनरेगा बचाओ मोर्चा बनाया और लगातार लड़ रहे थे। जंतर मंतर पे 21 नवंबर को भी हमने धरना दिया था। इसलिए हमारे मंत्रियों से भी बात हुई, वहाँ के हरियाणा के पंचायत मंत्री का घेराव था, यहाँ के पंचायत प्रदेश के राष्ट्रीय पंचायत मंत्री से मुलाकात हुई, R&D मिनिस्टर से मुलाकात हुई, हमारे जो RD डिपार्टमेंट के जो अभी गए हैं सप्तगिरी जी चेयरमैन, उनसे भी हमने मुलाकात की कि ऐसे ऐसे मनरेगा बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। तो उन्होंने माना और उन्होंने लिखा भी से, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये VB ग्राम जी मजदूरों पर हत्या हो जाएगी। हमने मध्य प्रदेश में, चाहे झाबुआ रतलाम में हो, अशोकनगर में हो, नवसारी में हो, गुजरात में हो, हमने सभी जगह, जो पंजाब में हो, जॉब कार्ड बनवाने का काम किया, उनको काम दिलवाने का काम किया। और ये लड़ाई लगातार लड़ते जा रहे हैं। और इस लड़ाई को अगर राजनीतिक पार्टी ढंग से उठाए, समस्या गरीब मजदूरों की है जिनके साथ कोई नहीं होता, असली सर्वहारा है, उनके साथ कोई नहीं है। उन मजदूरों की लड़ाई में अगर हम अपनी लड़ाई को जोड़ेंगे तो ये लड़ाई मजबूत होगी।
और ये सरकार को उखाड़ कर फेंकने वाली लड़ाई है। ये बड़ी गंभीर लड़ाई है। किसानों के बाद अब ये मजदूरों की लड़ाई है। 12 करोड़ ये मजदूर रजिस्टर्ड कहते हैं, एक्टिव मजदूर, जिनको इन्होंने काम देने का वादा किया है, तो काम नहीं मिलेगा। एक तो ये मजदूरों पर हमला है, अधिकारों पर हमला है, और आगे की चेतावनी और दे रहा हूं कि अगली लड़ाई, अगर ये लड़ाई हम चूक गए इन 6 महीनों में, अगर इस लड़ाई को ईमानदारी से तेजी से नहीं किया, तो अगला अधिकार वन का अधिकार जाने वाला है, उससे अगला पैसा का अधिकार जाने वाला है। आरटीआई खत्म हो गया, वन का अधिकार जाने वाला है, पैसा का अधिकार जाने वाला है। इसी लड़ाई को जीतने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, एकजुट होने पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी साथी को जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों, मेरी नाम फूल कुमारी हुई और मैं जिला कटिहार से जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़ के मैं काम करती हूँ। और मेरी जो ज़िंदगी है पहले तो बहुत ख़राब स्थिति में थी। मनरेगा ये मेरी जीवन की शैली है, जीवन चलाने का एक जरिया है। आज मनरेगा में जुड़ के हमारा जीवन में मेरे पास कोई सहारा भी नहीं है। मेरे पास 2 बच्ची है, उनको पढ़ाना लिखाना, मनरेगा से मेरा पेट चलता है, घर चलता है, उससे कपड़े लेती हूँ मैं, उससे बर्तन खरीदती हूँ, जो भी राशन होता है उसी से मैं खरीदती हूँ, उसी से हमारा जीवन चलता है। तो हम चाहते हैं मनरेगा हमारा बचे, और जहाँ तक संघर्ष होगा हम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ जाना पड़े, जैसे लड़ना पड़े, जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मनरेगा को बचाएंगे। और हमारे जो अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनका भी वेबसाइट से उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उन्हीं का देन है जो ये कानून हमें मिला था। तो ये हमें आपस चाहिए, आपस चाहिए कि नहीं साथियों? आपस चाहिए, तो इनके लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं हम अपना संगठन के साथ मिल के, जैसे भारत जोड़ो यात्रा चला था, उस तरह हम संगठन में मिल के हम अलग अलग गांव में यात्रा करना चाहते हैं और करेंगे हम, और कर भी रहे हैं। और अभी जो काम का जो था मनरेगा का, सरकार कभी 100 दिन काम नहीं दिया है और आगे 125 दिन का वादा कर रहा है, तो हमें विश्वास नहीं है कि वह मिल पाएगा हमको। और इस अधिकार में जो है कि गारंटी नहीं है। पहले हम लोग सामूहिक आवेदन के काम मांगते थे तो मिलता था, लेकिन अब सरकार मनमानी करेगी, काम देगा या नहीं देगा ये कोई पता नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है जो ये काम मुझे मिल सकता है। तो हम इसके लिए संघर्ष हम जारी रखेंगे, संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। हम आत्मविश्वास के साथ आई हूँ यहाँ पे, और हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे अंतिम श्वास तक। सभी को जिंदाबाद। हम इतना दूर से आए और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ चेहरा अपना दिखा नहीं पाया, इसीलिए सोचा निखिल जी को बोल के थोड़ा हम आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी और सभी नेताओं के साथ जितने सारे जुझारू साथी आए हैं पूरा देश भर से, आप सभी को जिंदाबाद। और असम से भी काफ़ी सारे लोग आए, आप सबको बस 1 सेकंड के लिए उठने के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मेघालय से हमारा बहनें आए हैं, उन लोगों के लिए भी एक ताली दीजिए। और असम बोलते ही शायद आप सब लोग को बहुत ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, हमारा राज्य में क्या चल रहा है सबको पता है। हम उसके खिलाफ जूझ रहे हैं और एनरेगा संविधान बचाने का एक आंदोलन है। वी द पीपल जो बात लिखा हुआ है प्रियम्बल में, उसको बचाने का सबसे फंडामेंटल एक रूल आइन है, उसको हम किसी भी हालत में हमें उसको बचाना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जो सिर्फ बोलता है कि आत्मनिर्भर, अगर एनरेगा ही नहीं रहेगा तो हमारा लोग कहां से आत्मनिर्भर होगा। इसीलिए हम भाजपा को बोलता है ये झूठ छोड़ो और एनरेगा हमें वापस दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। எல்லாருக்கும் வணக்கம்। என் பேர் வந்து லதா, தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர சர்பம் தொழிலாளர் சங்கத்தில் மாநில பொருளாளராக இருக்கிறேன்। जो मेरा नाम लता है, जो आदिवासी हूँ और सर्बम தொழிலாளர் संगम सर्बम ट्रेड यूनियन से आ रहा हूँ। ஒன்றுபடுவோம் ஜெயந்தி, ஒன்றுபடுவோம் जयती, ஒன்றுபடுவோம் जयती, போராடுவோம் போராடுவோம் उट्टी परुवम, இறுதி கிட்டும் வரை, இறுதி கிட்டும் வரை पोलारुवम, लड़ेंगे जीतेंगे,
लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। இந்த 100 நாள் வேலைன்றது வந்து ஆரம்பத்தில் 100 நாளாக இருந்தது, 100 நாள் வேலையாக இருந்தது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் 50 நாளாக ஆக்கிட்டாங்க அதை. நாங்கள் வந்து பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்தவங்க, எங்களுக்கு வந்து இந்த 100 நாள் வேலைன்றது வந்து ஒரு வருமானமாக அரசாங்கத்து மூலிமா கிடைக்கிற எங்களுக்கு ஒரு வருமானமாக இருந்தது அது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த ஆட்சி வந்து அதையும் எங்ககிட்ட இருந்து பறித்தா எங்களுக்கு எந்த விதத்தில் வருமானம் வரும்? 100 நாள் வேலைன்றது 100 நாள் வேலையே எங்களுக்கு கிடைக்கல. அப்போ 50 நாள் ஆக்கினாங்க, இப்போ 20 நாள் ஆக்கினாங்க, 10 நாள் கூட இல்லை, வாரத்தில் 6 நாள் வேலை கூட இல்லை. நாங்கள் பழங்குடி பெண்கள் அதிகமாக படிக்கலை, எங்கள் மக்கள் வந்து படிக்கலை. இந்த வேலையை வந்து ஒரு வருமானமாக வச்சு பிள்ளைங்கள படிப்புக்கு அது உதவும். அந்த பணம் வந்து அந்த 6 நாள் வேலைக்கு போனால் 1200 ரூபா வரும். அதை வந்து பிள்ளைங்க படிப்புக்கு புக்கு வாங்க, நோட்டு வாங்க, யூனிஃபார்ம் வாங்க, இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து கூலி வேலைக்கு தான் போவோம். கூலி வேலைக்கு போனாலும் இது ஒரு வருமானமாக எடுத்து நாங்கள் செய்தோம். இருளர் மக்களுக்கு வந்து இடம் கொடுக்கல, வீடு கொடுக்கல, பட்டா கொடுக்கல, ஒரு பிடி மண் கொடுக்கல. இந்த வேலையும் பறிச்சிட்டா நாங்கள் வந்து இதை கடுமையாக கண்டிக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் கடுமையாக கண்டிக்கிறோம். நாங்கள் எதிர்த்து இந்த வேலையை வந்து எங்ககிட்ட இருந்து எங்கள் உரிமையை பறிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த வேலை எங்களுடைய உரிமையை வந்து பறிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு காலம் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம், போராடுவோம், வெற்றி பெறுவோம். आप कर दीजिए फिर वो बोले। एक मिनट, ये तो कह रहा था जब पहले ये काम आने का टाइम में जो 100 दिन का काम था पूरा, अभी तमिलनाडु में महिलाओं को बोलते हैं ये नाम कभी भी पूरा मालूम नहीं है, 100 दिन का काम है। ये काम का नाम है 100 दिन का काम है पहले था। अभी क्या है 100 दिन का काम दिया, बाद में 50 दिन हुआ, अभी 20 दिन भी नहीं हुआ। जो हम लोग का आदिवासी, हम लोग की खेतीबाड़ी नहीं है, रहने का जगह नहीं है, खाने पीने का बहुत तकलीफ है। मेरा बाल बच्चा लोग को पढ़ने के लिए जो पैसा कमाने के लिए तो काम नहीं है। लेकिन ये 100 दिन का काम आने का बाद हम लोग का हाथ में तो पैसा मिला। वो 6 दिन का काम होने का तभी वो 1 दिन का 200 रुपया लोग तो 1200 रुपया था हफ्ता में मिला था जो पहले। अभी क्या है ना, मेरे साथ तो रहने का घर नहीं है, जगह नहीं है, जो खेतीबाड़ी नहीं है। अभी एक कान भी मेरा हाथ से ले लिया तो हम लोग का कहाँ से जीतेगा? इसलिए महात्मा गांधी नियम से हुआ ना, वो 100 दिन का काम तो होना चाहिए, वो बचाना चाहिए। धन्यवाद। अभी ये तमिल में एक गाना है, ये वो आदिवासी का। பல பழக்கம் மெனு மெனுக்கும் இது சர்பம் சங்கங்க, இது பல பழக்கம் மெனு மெனுக்கும் இது சர்பம் சங்கங்க, இது சர்பம் சங்கங்க, நாங்கள் பழங்குடி பெண்களுங்க, இது சர்பம் சங்கங்க, நாங்கள் பழங்குடி பெண்களுங்க, ஆதிவாசி பூர்வ குடியோம் நாங்கள் தானங்க, ஆதிவாசி பூர்வ குடியோம் நாங்கள் தானங்க, ஒரு பிடி மண்ணு கூட எங்களுக்கு சொந்தம் இல்லைங்க. இந்த வாய்ப்பு தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். बहुत जोर से तालियां जो कृपया। बाबा ये जमीन थोड़ा भी नहीं है, यही बोल रहा था। थैंक यू। ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಡಮ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಮಹಿಳಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ MGNRG ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು MGNRG ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ MGNRG ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ MGNRG ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು MGNRG ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. कर्नाटक से आए हैं हम, हावेरी ज़िला, और महिलाओं ने एक संगठन बनाया है। महात्मा गांधी जी एक संगठन बनाकर हर गांव में, हर पंचायत में जाकर संगठन करते हैं। ये संगठन के अध्यक्ष भी हैं
और जाकर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नरेगा में ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सो मनरेगा में इनकेस लेबर कुछ भी हो गया तो उसको हेल्थ सिक्योरिटी के लिए उनके पास कुछ भी आधार नहीं रहता, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहते. मनरेगा सिर्फ काम नहीं, उसमें सोशल सिक्योरिटी के बारे में यूनियन उनके उसके बारे में काम करते हैं जाके बोल रहे. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನ್ರೇಗಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ 65 ವರ್ಷದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಮನೆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಇವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. वीबीजी राम जी हमको नहीं चाहिए, मनरेगा ही चाहिए. मनरेगा में हमारे बच्चों का एजुकेशन भी अच्छे से मिल रहा है और बुजुर्ग लोगों भी मनरेगा में आकर काम कर रहे हैं और इसके वजह से हम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही है बोल रहे. धन्यवाद. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్వతీపురం మండలం జిల్లా, మాది గిరిజన ఆదివాసీ నుంచి ఎస్ సొసైటీ అందులో నుంచి వచ్చినాం. ఎస్ సొసైటీ అండ్ లిప్టెక్ అందులో నుంచి మాకు గిరిజన ప్రాంతంలోన మాకు హిందీ రాదు, ఓన్లీ తెలుగు. సో అందుకనే మా గిరిజన ప్రాంతంలో ఆధారపడి ఉన్నది ఓన్లీ ఉపాధి హామీ. ఉపాధి హామీ మీద చాలామంది మా ఊర్లో సుమారు 100 గడపలు ఉన్నాయి. 100 గడపలు కూడా ఓన్లీ ఉపాధి హామీ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు ఉపాధి హామీలోన మా కుటుంబాలు ఎంతో ఆధారపడి ఉన్నాయి. దానికోసం మా బతుకుతున్నాం. మహిళలు కానీ ఎవరైనా కానీ. సో నేను చెప్పేది ఎవరికి అర్థం కాదు. సో మా బాధ అనేది మేము చెప్పుకుంటున్నాం. ఉపాధి హామీది మా ఊర్లో సుమారు 100 గడపలు ఉన్నా కానీ దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. కొండలు ఉన్నాయి, కొండల వల్ల మాకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఆడోళ్ళకి మగవాళ్ళకి ఒకటే కూలి సమానంగా ఇచ్చిన ఉపాధి హామీ పథకం ఇప్పుడు మా గ్రామంలో కొండపొడు కానీ జీడి చెట్లు, మామిడి చెట్లకి అన్నిటికీ కూడా చెరువులు, మా పొలాలు పని చేసుకోవడానికి ఎంతో ఆధారంగా ఉన్న మా ఉపాధి హామీ ఇప్పుడు మా గిరిజన ప్రాంతంలో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే మాకు వలస వెళ్ళడానికన్నా మాకు దగ్గరలో కంపెనీలు ఉండవు, చదువులు ఉండవు, నెట్వర్క్ ఉండదు. సో దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు మాకు కుటుంబాలు, ప్రభుత్వాలు కూడా ఉన్న పథకాలని కానీ ఒక స్కీములా కాకుండా, ఒక పథకములా కాకుండా, ఒక చట్ట ప్రకారంగా ఉన్న ఇప్పుడున్న వ్యవస్థని కాపాడుకుంటే మంచిదనేసి మా ఎస్ సొసైటీ అండ్ లిప్టెక్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన మా టీం తరపున పార్వతీపురం మండ్యం జిల్లా అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ నమస్కారం. जिंदाबाद, जय भीम. नरेगा बचाओ, मोदी हटाओ. नरेगा बचाओ, मोदी हटाओ. नरेगा बचाओ, मोदी हटाओ. మొట్టమొదటిసారి దేశంలో 2005లో గ్రామీణ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టము కూలీలకు ఒక హక్కు కల్పించింది. అప్పుడు మా రాష్ట్రంలో, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఇక్కడనే మా రాజు సార్ ఉన్నాడు, మొత్తం దేశంలోనే యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని చాలా పటిష్టంగా అమలు చేసి ఆకలి చావుల్ని ఆపగలిగారు. అదేవిధంగా వలసలు ఆపగలిగారు, మైగ్రేషన్ స్టాప్ చేయగలిగారు. అంటే మొత్తం ఒక హక్కుగా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత పని కూలీలకు మొట్టమొదటిసారి హక్కుగా వచ్చింది. అప్పటి వరకు అది కాంట్రాక్టర్ చేతుల్లో, రైతుల చేతుల్లో ఉండే. ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం, అమిత్ షా ప్రభుత్వం ఇవాళ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ రామ్జీ పేరుతో మహాత్మా గాంధీ పేరు తొలగించి ఇవాళ రామ్జీ పేరు పెట్టి 125 రోజులు అనే ఒక ఎర చూపించి ఇవాళ మొత్తం ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో ఈ బిల్లు వచ్చిన రోజు మొత్తం తెలంగాణలో అన్ని జిల్లాలో ఈ బిల్ పేపర్స్ను బర్న్ చేయడం జరిగింది, దగ్ధం చేయడం జరిగింది. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు హైదరాబాద్లో దాదాపు 5,000 మందికి పైగా, హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఒక పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కూడా చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ రాజధానిలో. అదేవిధంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ యునైటెడ్గా అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసింది ఈ జీబీ గ్రామీణ బిల్లును చట్టాన్ని అపోజ్ చేస్తూ ఈ చట్టాన్ని మొత్తం రద్దు చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ అసెంబ్లీ
తీర్మానం చేసింది. ఒకసారి ఆ తెలంగాణ అసెంబ్లీకి తెలంగాణ సారథ్యం వహిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిగా గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా ఆ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ మొత్తం ఈ చట్టాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమంలో తెలంగాణ భాగస్వామ్యం అవుతుందని చెప్పి కోరుతూ థ్యాంక్ యూ. జై భీమ్.